हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फ्रेंडली स्टडी हब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप प्रीवियस वीडियोस भी देख चुके हो। और यहाँ पे भी हम ये लास्ट जो यूनिट है, यूनिट 13 फ्रॉम MES 011 अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, वो करने वाले हैं, जो है एजुकेशन नॉलेज जनरेशन। तो ये आपके आंसर राइटिंग के लिए, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी पॉइंटर्स और नोट्स फॉर द टॉपिक, क्योंकि ये थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला टॉपिक है। सो आई मैं ट्राई करूँगी कि आप पहले ये चीज़ समझ जाओ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आई ट्राई कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपके साथ शेयर करूँ थ्रू सम यूट्यूब शॉर्ट्स। आप मेरे चैनल में जाके चेक कर लोगे वहाँ पे। सो मैं हूँ आराधी, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट में नहीं कहूँगी, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि है एजुकेशन नॉलेज जनरेशन। आप सब सोच रहे होंगे ये नॉलेज जनरेशन मतलब क्या, न्यू सिलेबस के मीम्स बनाना? नहीं, यहाँ बात हो रही है हाउ नॉलेज इटसेल्फ इज क्रिएटेड, वैलिडेटेड एंड टॉट। यानी जो हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और बिलीव करते हैं, वो नॉलेज आता कहाँ से है और कैसे डिसाइड होता है कि क्या सच है और क्या नहीं। लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्लेटो, पियाजे और थोड़ा पॉपर विद सिंपल एग्जांपल्स यू विल नेवर फॉरगेट। मैं ट्राई करूंगी आपको उस टाइप के कुछ एग्जांपल्स दे दूं जो कि आपके दिमाग में बैठ जाए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नॉलेज इन जनरल, मीनिंग एंड थ्योरीज ऑफ ट्रूथ। अगर पॉसिबल होगा तो हम ये 13.5 का जो है द नॉलेज गेटिंग प्रोसेस एंड जनरेशन ऑफ नॉलेज भी हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने को। बट लेट्स सी, क्योंकि मेरा मोटो यही है कि हम ज़्यादा लेंदी वीडियोस नहीं बनाएंगे। ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स के अंदर हम ट्राई करेंगे वीडियो को कंप्लीट करने के लिए, सो दैट आपके लिए ज़्यादा टाइम आपको इसे बोर ना हो जाए और आपका रिटेंशन पावर भी बनी रहे। अगर आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट भी चेक करोगे तो आई थिंक सारे वीडियोस बिलो 15 मिनट्स है। एक ही वीडियो है जो कि थोड़ा सा 16 मिनट्स अराउंड हो गया है, बट अगेन ऑन एन एवरेज 15 मिनट्स ही है सारे वीडियोस। और जितने भी वीडियोस फ्रॉम MES 011 के बने हैं, अगर आप 3 घंटे भी बैठ के कंटिन्यूसली देख लो तो 3 घंटे में आपका MES 011 जो अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन का पेपर है पूरा कवर हो जाएगा। फिर होने के बाद हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द लास्ट 5 और 10 ईयर्स। हम PYQs करेंगे, जो भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है वो सारे चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम पहले इस टॉपिक को कवर करते हैं। इंट्रोडक्शन में यही है कि एजुकेशन बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड 3 फंक्शंस: नॉलेज एक्वायर करना, नॉलेज जनरेट करना और नॉलेज ट्रांसमिट करना। तो एक्वायर करना होता है नॉलेज को, फिर जनरेट करना होता है एंड देन ट्रांसमिट करना होता है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पूछती है नॉलेज होता क्या है, क्या नॉलेज हर किसी के लिए सेम होता है, और कौन सा नॉलेज पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे हम अपनी प्लेलिस्ट में सॉन्ग सिलेक्ट करते हैं, कुछ मीनिंगफुल कुछ टाइम पास, वैसे ही करिकुलम भी एक सिलेक्शन ऑफ नॉलेज है जो सोसाइटी को लगता है ये सिखाना वर्थ इट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही है कि कैसे और क्यों हमें नॉलेज को एक्वायर करना है, कैसे जनरेट करना है, क्यों ट्रांसमिट करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो क्वेश्चंस क्या है? व्हाट इज नॉलेज, व्हाट नॉलेज ऑफ इज ऑफ मोस्ट वर्थ, हाउ कैन नॉलेज बी एक्वायर्ड और जनरेटेड। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स है इस यूनिट के। नॉलेज इन जनरल, तो यहाँ पे हम पहले प्लेटोज का व्यू देखेंगे ऑफ नॉलेज एंड रेशनलिज्म। शुरू करते हैं ओजी फिलोसोफर से, जो कि है प्लाटो। तो प्लाटो ने कहा नॉलेज इज नॉट अबाउट व्हाट यू सी, इट्स अबाउट व्हाट यू अंडरस्टैंड विथ रीजन। सो प्लाटो को मेड अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ। मैं हाईलाइट कर देती हूँ इस चीज को। Clear distinction between knowledge and belief, and restricted knowledge to apprehension of certain non-sensible objects, that is, objects which cannot be perceived or experienced through senses. He names as objects forms or ideas. This kind of knowledge is conceptual knowledge or knowledge of the form. तो प्लाटो का यही मानना है। वो बोलते थे कि हम सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। जैसे आपका फोन मॉडल हर साल चेंज होता है, लेकिन कम्युनिकेशन का आइडिया कांस्टेंट रहता है। आपका जो, जैसे कि हम जिसको लव लैंग्वेज कहते हैं या फिर कम्युनिकेशन लैंग्वेज कहते हैं, वो आपका सेम रहता है, चाहे आपका फोन का मॉडल या फिर डिवाइस चेंज हो। तो प्लाटो के हिसाब से ट्रू नॉलेज ए प्रायोरी होता है, यानी बिफोर एक्सपीरियंस, लॉजिकल और इटर्नल ट्रूथ्स। इसी थ्योरी से रेशनलिस्ट लाइक डेस्क्रेट्स और लेविंज इंस्पायर हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अप्रायोरी नॉलेज के बारे में थोड़ा सा मेंशन करना है। एंड हाँ, यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल 7 + 5 विल ऑलवेज बी 12, और द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल विल ऑलवेज बी 180. To deny these propositions
would not merely be an error but rather self contradiction. ठीक है, फिर एम्पिरिसिस्ट व्यू ऑफ नॉलेज, फिर आए एम्पिरिसिस्ट जैसे कि लॉक, जेम्स मील, हाँ, बर्कली, ह्यूम, ये सारे लोग जो है दे आर एसोसिएटेड विथ एम्पिरिसिस्ट व्यू ऑफ नॉलेज। उनके हिसाब से नॉलेज तभी होता है जब वो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, जैसे फायर बर्न्स या मैंगो इज स्वीट, ये सब पोस्टीरियरी ट्रूथ्स है। Substantial knowledge, however, is not a body of necessary truths but conclusions or generalizations based on observations and experiments or experience which are contingent in nature. It happens that fire burns, sugar tastes sweet, quinine is bitter, ice melts on heating, gases contract on cooling, but it may not happen always under all conditions. तो सारी conditions के अंदर ice melt नहीं होता या फिर sugar sweet नहीं होता है. It may happen otherwise also. In this regard, we may conclude that the contrary of an empirical truth is always possible, whereas the contrary of mathematical truths are logically impossible and absurd. ठीक है, एम्पिरिसिस्ट ने कहा जो देखा वही सीखा, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एक्सपीरियंस हमेशा चेंज होता है, तो नॉलेज परमानेंट कैसे रहा, नहीं ना। फिर आता है नॉलेज आज नेसेसरी एंड सिंथेटिक। अभी हम कांट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलोसफी में एक बड़ा ट्विस्ट लाए इमानुएल कांट ने। उन्होंने बोला एक्सपीरियंस और रीजन दोनों मिलकर नॉलेज बनाते हैं। वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज आवर माइंड ऑर्गेनाइजेस इट। तो ये किसने कहा था? कांट ने ही कहा था कि वी सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज बट एज आवर माइंड ऑर्गेनाइजेस इट। तो इनका भी जो भी फिलोसफी है ये वही मानते हैं कि मतलब अगर रेशनलिस्ट सिर्फ थ्योरी ले आए और एम्पिरिसिस्ट सिर्फ ऑब्जर्वेशन, तो कांट ने दोनों का मैरिज करवा दिया, ठीक है, उनका एंगेजमेंट ही करवा दिया और बोला नॉलेज इज इक्वल टू एक्सपीरियंस प्लस मेंटल स्ट्रक्चर। एक्सपीरियंस और मेंटल स्ट्रक्चर मिलके ही नॉलेज बनाती है, ठीक है। अभी समझ में आया कि प्लाटो का क्या कंसेप्ट था, फिर जो एम्पिरिसिस्ट भी हुए उनका क्या कंसेप्ट था और फिर कांट का क्या कंसेप्ट था। नॉलेज दैट वर्सेस नोइंग दैट वर्सेस नोइंग हाउ, ठीक है, वहां पे आएंगे। फिर यहाँ पे ये है कॉन्सेप्ट ऑफ नोइंग कि नोइंग क्या होता है। द वर्ड टू नो इज अ वर्ब बट दिस वर्ब इज नॉट ऑफ द सेम काइंड एज टू रन, टू राइट, टू रीड एक्सेट्रा। जैसे कि टू रन भागना ये भी एक वर्ब है, बट टू नो भी वर्ब है, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आई कैन अप्रोप्रिएटली से आई एम बिजी राइटिंग और रीडिंग बट इट नॉट बी अप्रोप्रिएट टू से आई एम बिजी नोइंग। अगर हम कुछ लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जान रहे, like we are not knowing something while writing. Knowing in fact is not the name of an activity or a process as running, reading or writing is. It is better to think of it as for trial in his the concept of mind calls an achievement word. To know the P in the case is to claim to have had a success. It is to be in a certain position in respect of P. Roughly, to have known something is to guarantee the truth of the proposition concerned. Conditions of knowledge. Conditions क्या होते हैं knowledge के? What conditions have to be fulfilled or satisfied before anyone can properly be said to have known something? हमें कुछ जानने से पहले या फिर कुछ सीखने से पहले क्या कंडीशंस हो सकते हैं? तो इसमें तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट द प्रोपोजिशन P मस्ट बी ट्रू एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू होगा। अनलेस P इज रियली ट्रू नो वन कैन जस्टिफाइबली क्लेम टू नो दैट इफ इट इज सो। अगर वो ट्रू नहीं है, अगर वो गलत है तो कोई क्लेम भी नहीं, कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता है कि वो सही है। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज दैट द पर्सन मेकिंग द क्लेम मस्ट बी श्योर दैट P इज ट्रू। जैसे कि अगर मैं आपको कुछ चीज पढ़ा रही हूँ, आई एम मेकिंग श्योर कि मैं आपको सही पढ़ा रही हूँ, है ना, कि मैं जो क्लेम कर रही हूँ कि नॉलेज में आपको इग्नू के मटेरियल से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, तो आई एम मेकिंग श्योर कि ये सही है, ये ऑथेंटिक है। It would be odd to say that P is true, though I am not sure about it. And the third condition is that person making the claim must be able to cite evidence of the right kind in support his claim. कि जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ कि ये 3 कंडीशंस है, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको एविडेंस प्रोवाइड करूँ, और एविडेंस क्या है? ये इग्नू का PDF है, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस है ऑफ नॉलेज। देन नोइंग दैट, नोइंग हाउ, बिलीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बात करते हैं नोइंग के टाइप्स की। नोइंग दैट ये थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नोइंग हाउ ये प्रैक्टिकल नॉलेज है, जैसे कैसे साइकिल चलाते हैं,
बिलीविंग क्या है, प्रूफ के बिना मान लेना, लाइक ये एग्जाम इजी ही होगा। अंडरस्टैंडिंग जब आप अप्लाई कर पाओ उस नॉलेज को। मेन है नोइंग दैट एंड नोइंग हाउ। सो नोइंग दैट जो है, ये है नोइंग दैट, सॉरी आई ट्राई टू अंडरलाइन, नोइंग दैट एंड दिस इज नोइंग हाउ। तो नोइंग दैट क्या होता है, ये थियोरिटिकल है, एंड नोइंग हाउ क्या है, ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, दैट एंड हाउ इन दो टर्म से भी आपको समझ में आ रहा होगा। रायल ने बोला था अंडरस्टैंडिंग एंटर्स नोइंग हाउ टू गो ऑन, तो बेसिकली नोइंग दैट प्लस नोइंग हाउ इज अ स्मार्ट स्टूडेंट। अगर आप स्मार्ट हो, दैट मीन्स कि यू नो दैट एंड यू ऑल्सो नो हाउ, यू नो द थियोरिटिकल नॉलेज एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक है, फिर हम आते हैं ट्रूथ के पास। नॉलेज का हमें बेसिक से पता चल गया, समझ में आ गया, तो ट्रूथ के बारे में समझते हैं। अब सबसे फिलोसॉफिकल सवाल, ट्रूथ क्या है? ट्रूथ सिंपल वर्ड्स में वो जो रियलिटी को सही तरह से रिफ्लेक्ट करे। दो टाइप्स होते हैं, फॉर्मल ट्रूथ एंड फैक्चुअल ट्रूथ। ओके, सो फॉर्मल एंड फैक्चुअल, यहाँ पे दो चीजें लिखी हैं, फॉर्मल ट्रूथ एंड फैक्चुअल ट्रूथ। तो फॉर्मल जो लॉजिक और डेफिनेशन से आते हैं, जैसे कि 2+2=4। फैक्चुअल को क्या होता है, रियल इवेंट्स पे बेस्ड होता है, जैसे कि दिल्ली इज इंडियाज कैपिटल, इसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता, ये फैक्ट है। एंड फॉर्मल ट्रूथ क्या है, उसके पीछे लॉजिक है, कोई डेफिनेशन होता है। मोरल ट्रूथ दैट इज सब्जेक्टिव, हेल्पिंग अदर्स इज गुड, सब मानते हैं पर मेजर कैसे करोगे? हम ही बोलते हैं कि काइंड होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए, ये सारी चीजें, डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, हमें पता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पंक्चुअल होना इज एक्चुअली पंक्चुअल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पंक्चुअल, हम उसको मेजर कैसे करेंगे? तो दिस इज सब्जेक्टिव, सबके लिए इसका डेफिनेशन अलग हो सकता है। थियोरीज ऑफ ट्रूथ, तो थियोरीज में क्या क्या है, ये तो टेस्ट आ गया आपका। ओके, थ्योरीज ऑफ ट्रूथ के बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको डिटेल में भी आपको दे दूंगी नोट्स, बस बता रही हूँ। बेसिकली तीन थ्योरीज है, कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी, कोहेरेंस थ्योरी एंड प्रैग्मेटिक थ्योरी। कॉरेस्पोंडेंस थ्योरी क्या होता है, ट्रूथ जो रियलिटी से मैच करे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, ये जो फैक्ट है ये ट्रूथ से मैच कर रहा है, ये एक्चुअली में हुआ था, इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला था, दैट इज द रियलिटी। नेक्स्ट है कोहेरेंस थ्योरी, ट्रूथ जो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो। एग्जाम्पल मैथ्स और लॉजिक सिस्टम्स, ये कंसिस्टेंट होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मैथ्स के फॉर्मूलाज हम चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक थ्योरी, ट्रूथ जो वर्क करे इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल एक्सरसाइज इज गुड, थ्योरी नहीं, ये प्रैक्टिकल ट्रूथ है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सिर्फ बोल देने से नहीं होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस, कोहेरेंस एंड प्रैग्मेटिक, कॉरेस्पॉन्डेंस है जो रियलिटी से मैच करता है, कोहेरेंस है जो लॉजिकली कंसिस्टेंट हो, एंड प्रैग्मेटिक है जो एक्चुअल लाइफ में वर्क कर सके। तो विलियम जेम्स ने भी बोला था कि ट्रूथ इज व्हाट वर्क्स, पर क्रिटिक्स ने बोला चीज काम करती है बिकॉज इट इज ट्रू, नॉट द अदर वे। तो ऐसे तो हर किसी के लिए क्रिटिसिज्म आते रहते हैं, अगर आप भी कुछ अच्छा काम करोगे तो आपके लिए भी क्रिटिसिज्म आएंगे, अगर आप बुरा करोगे तब भी आएंगे, तो ये अलग बात है, हर चीज का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म रहता है। तो अभी हम कवर किए जो लाइक बेसिक्स हम कवर किए हैं अंटिल ट्रूथ, यहाँ तक हम कवर कर लिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 13.5 13.6 का बेसिक्स कवर करेंगे, एंड देन मेक अ लाइक फुल वीडियो, कंप्लीट वीडियो और शॉर्ट्स फॉर योर नोट्स। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। आपको ये लाइक आई थिंक, आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है एंड इंफॉर्मेटिव है, तो प्लीज लेट मी नो, गिव मी योर ऑनेस्ट फीडबैक सो दैट आई कैन ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव। सो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि एजुकेशन का रियल मैजिक नॉलेज देने में है, बल्कि नॉलेज बनाने में है। एक्चुअली नॉलेज प्रोवाइड करना तो बनता ही है, बट नॉलेज बनाना इज द एक्चुअल मैजिक, है ना? अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि योर फ्रेंडली स्टडी हब में हम सिर्फ सिलेबस नहीं, समझ और सोच दोनों बढ़ाते हैं। और हाँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक फैसिनेटिंग टॉपिक के साथ, इसी को कंटिन्यू करेंगे, बट आई गिव यू सम लाइक रियली गुड एग्जांपल्स। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे काइंड, और याद रखो नॉलेज तभी वैल्यूएबल है जब वो बदलने की हिम्मत दे। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके क्या फीडबैक्स है, आपको और अगर कुछ हेल्प चाहिए
and your exams are coming, so advance all the best and thank you so much. Keep supporting.